मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और एक बार फिर आज हम एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था बच्चों, वो जनसंख्या से संबंधित चल रहा था। और जनसंख्या के अंदर भी यदि आप चर्चा करें तो जनसंख्या वितरण की चर्चा हो गई। और जनसंख्या वितरण के अंदर हमने जनसंख्या फैलाव के आधार पर विश्व को जिन 4 भागों में बांटा गया था, उनमें से 3 भागों की हमें चर्चा करना बाकी है। और एक भाग की अब से पहले हम चर्चा कर चुके हैं। विश्व में जो सघन बसा हुआ क्षेत्र है, जहां ज्यादा जनसंख्या फैलाव पाया जाता है, उसकी हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे जो सामान्य जन बसाव वाले क्षेत्र, उनकी चर्चा करेंगे। विरल जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्र हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और साथ साथ में जो न्यून या अति न्यून जो जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्र हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए बच्चों, सामान्य जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या बसाव, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, जनसंख्या का जो सामान्य बसाव देखने को मिलता है, वो ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां न तो ज्यादा अनुकूलताएं पाई जाती हैं और न ही ज्यादा प्रतिकूलताएं पाई जाती हैं। तो जहां पर अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं की समस्थिति हमें देखने को मिलती है, वहां पर जनसंख्या का समान स्वरूप हमें देखने को मिलता है, या जनसंख्या का जो फैलाव है एक सामान्य स्थिति को हमारे सामने प्रदर्शित करता है। वहां पर प्रकृति जो जात जो दशाएं हैं, उनमें मनुष्य अपना इच्छा अनुसार परिवर्तन करने में सक्षम है। तो मानव के द्वारा पारिस्थितिकी दशाओं में जो समायोजन करने की प्रक्रिया संपन्न हुई है, उस समायोजन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऐसे क्षेत्रों में हमें न तो ज्यादा जनसंख्या बसी हुई देखने को मिलती है और न ही हमें कम जनसंख्या बसी हुई देखने को मिलती है। तो ऐसे समान स्वरूप वाले जो क्षेत्र होते हैं बच्चों, उन्हीं को सामान्य जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे ऐसे क्षेत्र कौन से होते हैं। देखिए, प्रकृति ने पर्वतों को बनाया, पठारों को बनाया और मैदानों को बनाया। तो मैदान तो ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर जनसंख्या सघन मिलने वाली, लेकिन पर्वतीय जो भाग हैं, यदि ऐसे पर्वतीय भागों को ध्यान दें तो उबड़ खाबड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या का अधिक फैलाव मिलना, या हम ऐसा कहें कि जनसंख्या का अधिक वितरण पाया जाना संभव नहीं है। लेकिन यहां जो प्रतिकूल दशाएं होती हैं, उनके साथ साथ में यदि कोई अनुकूल दशा मिल जाए, तो यहां जो जनसंख्या का वितरण कम मिल रहा था या फैलाव कम मिल रहा था, वो ज्यादा भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति नजर कहां आई है, जैसे हम चर्चा करें एंडीज पर्वतीय क्षेत्र जो है, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है? एंडीज पर्वतीय क्षेत्र। देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है, उसमें पूरा का पूरा एंडीज पर्वत फैला हुआ है। अब इस एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में नियमानुसार तो जनसंख्या कम बसी हुई होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उबड़ खाबड़ भाग है, पर्वतीय भाग है। तो विश्व के जितने भी उबड़ खाबड़ और पर्वतीय भाग होते हैं, वहां जनसंख्या का बसाव कम देखने को मिलता है। तो नियमानुसार तो यहाँ भी जनसंख्या क्या होनी चाहिए? कम देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन इस एंडीज पर्वतीय भाग में तांबे की प्रधानता मिली है। तांबा बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तांबा। तो इस एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में जो तांबे के जमाव मिले हैं, उन तांबे के जमावों के कारण जनसंख्या कम होने के स्थान पर थोड़ी बढ़ गई है। तो जो न्यून जनसंख्या बसाव वाला क्षेत्र होना चाहिए था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया है? सामान्य जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया है। तो हम देखें कि एंडीज पर्वतीय क्षेत्र, उसके अंदर हम देखें जो चिली नामक देश है, उसके अंदर चुकाड़ और कामरा नामक जो क्षेत्र पाए जाते हैं, वो इसी के उदाहरण है। कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, चुकाड़ और कामरा नामक जो क्षेत्र है, उनमें तांबे की प्रधानता पाई जाती है। और उस तांबे की प्रधानता के कारण ये क्षेत्र जो है वो सामान्य जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्रों के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं।
ऐसे ही हम चर्चा करें कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका एक शहर, एक देश है कनाडा। तो कनाडा के अंदर जो भंडार पाए जाते हैं यूरेनियम के भंडार, तो कनाडा वैसे तो किस क्षेत्र में आता है, कम जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्र में आता है, क्योंकि हम एक तरह से ये मान के चलें कि उपध्रुवीय जलवायु की दशाएं देखने को मिलती हैं। अलास्का है, कनाडा ध्रुवीय और उपध्रुवीय, तो ऐसी स्थिति में यहाँ जनसंख्या कम होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जो यूरेनियम के जमाव मिलते हैं, तो कनाडा में मिलने वाले जो यूरेनियम के जमाव हैं उनके कारण भी जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और ऐसे जो यूरेनियम के प्राप्ति स्थल है वहां पर कम जनसंख्या के स्थान पर सामान्य जनसंख्या का स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसका जो अधिकांश पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलों के रूप में पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग से लेकर पश्चिम भाग पर मरुस्थल ही मरुस्थल पाए जाते हैं। चाहे वो विक्टोरिया का मरुस्थल हो, चाहे गिब्सन का मरुस्थल हो, चाहे सैंडी का मरुस्थल हो, चाहे ग्रेट मरुस्थल हो, चाहे सिम्पसन का मरुस्थल, बहुत सारे मरुस्थलीय भाग। तो ऐसी मरुस्थलीय जो दशाएं होती हैं उनमें यदि हम जलवायु संबंधी दशाओं को आधार माने, भूआकृति संबंधी दशाओं को आधार माने, तो वहां पर जनसंख्या निर्जन होनी चाहिए, न्यून होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर ऐसी मरुस्थलीय दशाएं होते हुए भी वहां पर सोने के जमाव मिले हैं, उन सोने के जमावों के कारण निर्जन या कम जनसंख्या बसाव के स्थान पर आज हमें सामान्य जनसंख्या बसाव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है उस ऑस्ट्रेलिया का यदि चर्चा करें, पश्चिमी भाग कौन सा भाग है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग यदि हम देखें बच्चों, तो वहां पर सोने की खानें मिलती हैं। और ऐसी जो सोने की प्रसिद्ध खाने उसमें कालगुरली और कुलगाड़ी नामक दो खाने, कालगुरली और कुलगाड़ी नामक ये जो खाने पाई जाती हैं इसमें सोने के निक्षेप देखने को मिलते हैं, सोने के जमाव पाए जाते हैं। और इस सोने के जमाव ने यहाँ पे जनसंख्या को बढ़ाने में सहायता प्रदान की है। तो ये सारी जो हम चर्चा कर रहे थे, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र है या फिर कनाडा का जो यूरेनियम क्षेत्र है या ऑस्ट्रेलिया के जो सोने की जमाव वाले, सोने की प्रधानता वाले क्षेत्र, वहां पे जनसंख्या की स्थिति है उसमें क्या किया है, मानव ने पारिस्थितिकी दशाओं के साथ में समायोजन किया, अनुकूलन किया, और उसी के परिणाम स्वरूप ऐसे क्षेत्रों में जो जनसंख्या का वितरण या फैलाव है बच्चों, वो सामान्य जनसंख्या बसाव की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा था उसकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। पहला लास्ट वीडियो में आपको बता चुके थे, विरल जनसंख्या के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है, विरल जनसंख्या बसाव के क्षेत्र। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि विरल जनसंख्या कहां मिलने वाली है। विरल का मतलब कम जनसंख्या कहां मिलने वाली है, तो कम जनसंख्या हमेशा वहीं मिलेगी जहां मानवीय बसाव के लिए दशाएं प्रतिकूल होती हैं, यानी जहां पर अनुकूल दशाओं का अभाव पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक बसना पसंद नहीं करती, अधिक रहना पसंद नहीं करती। तो जलवायु संबंधी प्रतिकूलताओं के जो क्षेत्र माने जाते हैं उनमें जनसंख्या का बसाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। और हम ऐसा माने कि विश्व का लगभग जो 70% भाग है वो ऐसे ही क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया जाता है जिस पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो विश्व के लगभग 70% भाग को विरल जनसंख्या के क्षेत्र में शामिल किया गया है और जिसमें केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व का जो अधिकांश भाग है वो विरल जनसंख्या के क्षेत्रों में शामिल किया जाता है और उस पर विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। अब ऐसे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों वो कैसी कैसी प्रतिकूलताओं को दर्शाते हैं। देखो सबसे पहले हो सकता है उच्चाव संबंधी दशाएं, कहीं पर्वत मिल गए, कहीं हम ऐसा कहें कि ऊबड़ खाबड़ भूमि मिल रही है, उत्खाद भूमि मिल रही है। तो ऐसे जो पर्वतीय भाग हमें देखने को मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़ भाग हमको देखने को मिलेंगे, कंदराओं वाले और गर्तिकाओं वाले भाग हमको देखने को मिलेंगे। तो निश्चित सी बात है वहां पे मनुष्य ज्यादा नहीं बस पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मकान बनाने में परेशानी आएगी, परिवहन के मार्गों में परेशानी आएगी, कृषि की प्रक्रिया वहां पे संभव नहीं होगी, और यदि होती भी है तो वहां बहुत ज्यादा समस्याओं का उसको सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य उन क्षेत्रों में ज्यादा बसना नहीं चाहेगा। दूसरी कंडीशन है जलवायु विपरीत है। जलवायु की जो विपरीत स्थिति पाई जाती है, तापमान या तो बहुत ज्यादा मिल रहा है या तापमान बहुत कम मिल रहा है, बरसात बहुत ज्यादा मिल रही है, बरसात बहुत कम मिल रही है,
बर्फ गिर रही है, बरसात नहीं हो रही। तो ये सारी ऐसी स्थितियां हैं बच्चों जो यदि किसी क्षेत्र में मिलती हैं तो उन क्षेत्रों में मनुष्य रहना ही नहीं चाहता। जल की उपलब्धता, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा तो भी मानवीय बसाव की प्रवृत्ति हमें देखने को नहीं मिलेगी। जल से संबंधित क्रियाएं जो हैं उनका पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं होगा तो भी मानवीय बसाव की प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो जहां पर उच्चाव संबंधी और जलवायु संबंधी प्रतिकूलताएं पाई जाती हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव कम मिलता है और इसी कारण ऐसे क्षेत्रों को बच्चों किसमें शामिल किया गया है, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। और जनसंख्या बसाव की दृष्टि से हम चौथे क्षेत्र की ओर चलते हैं, इसको हम बोलते हैं अति न्यून जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्र। अति न्यून जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्र, अति न्यून जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्रतिकूलताएं पाई जाती हैं, विषम जलवायु की परिस्थितियां पाई जाती, कठोर जलवायु होती है, वर्ष भर बर्फ जमती रहती है, बर्फ गिरती रहती है, सतत हिमाच्छादन की स्थिति देखने को मिलती हो या बरसात बिल्कुल ही नहीं होती हो, तापमान बहुत अधिक मिलता हो, वर्ष भर पानी भरा रहता हो या फिर सूखा पड़ रहा हो, स्थिति कैसी भी हो लेकिन विषम होने वाली है। और ऐसी कठोर विषम परिस्थितियों वाले जो क्षेत्र है बच्चों उसमें जनसंख्या लगभग न के बराबर मिलती है। इसी कारण ऐसे क्षेत्रों को निर्जन जनसंख्या वाले क्षेत्रों के रूप में भी जाना जाता है, या फिर हम ऐसा कहें निर्जन जनसंख्या बसाव वाले जो क्षेत्र हैं उसके रूप में भी जाना जाता है। अब कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, आप देखेंगे टुंड्रा प्रदेश जो है, साइबेरिया का उत्तरी भाग है, यूरोप का उत्तरी भाग है, अलास्का है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, यहाँ पे क्या है, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, सतत हिमाच्छादन की स्थिति देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति मनुष्य कैसे निवास करेगा। या फिर विषुवतरेखीय जो भाग सदाबहार वन पाए जाते हैं, रोजाना बरसात होती है, पानी भरा रहता है, मच्छर और मक्खियां पाई जाती हैं, पेड़ बहुत ज्यादा सघन मिलते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में मनुष्य का बसाव दुष्कर हो जाता है। या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र, पानी मिलता ही नहीं, बरसात की मात्रा 5 सेंटीमीटर से कम मिलती है, कोई भी वनस्पति प्रारूप विकसित नहीं होता, पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता नहीं होती, तो ऐसे क्षेत्रों में भी जनसंख्या का बसाव कम पाया जाता है। तो चाहे ध्रुवीय क्षेत्र रहे हों या फिर हम ऐसा कहें कि मरुस्थलीय क्षेत्र रहे हों या फिर हम ऐसा कहें कि पर्वतीय क्षेत्र रहे हों या फिर जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ये सारे ऐसे क्षेत्र बच्चों जो मानवीय बसाव के दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रतिकूलताओं वाले क्षेत्र होते हैं और इसी कारण इनमें जनसंख्या बसाव की स्थिति लगभग न के बराबर देखने को मिलती है। कुछ क्षेत्रों में जो जनसंख्या पाई जाती है वो केवल जनजातियों के रूप में पाई जाती है, आदिम और पिछड़े हुए जो लोग हैं, गिने चुने लोग उनमें पाए जाते, जैसे टुंड्रा प्रदेशों के अंदर कौन रहते हैं, एस्किमो जनजाति रहती है, कालाहारी का मरुस्थल उसमें कौन, बुशमैन जनजाति रहती है। ये जो हम देखें विषुवतरेखीय जो भाग है, भूमध्यरेखीय भाग, इसमें पिग्मी जनजाति पाई जाती है, केन्या के अंदर मसाई जनजाति मिलती है। तो ये सारी जो जनजाति पर्वतीय जो भाग है जैसे उनमें देखिए हम नागा है, गोंड है, भील है, ऐसी जनजाति, तो ये सर्वाधिक जो प्रतिकूलताओं वाले भाग होते हैं इनमें मुख्य रूप से जनजातियों के रूप में हमें थोड़ी बहुत जनसंख्या देखने को मिल सकती है। अदरवाइज पूरे का पूरा जो क्षेत्र होता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से निर्जन क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो ये पूरा जो बताया आज का जो मैटर था बच्चों, ये जनसंख्या के फैलाव से संबंधित था कि पूरे विश्व के अंदर जनसंख्या का जो फैलाव 4 भागों में मिलता है, सघन जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्र, या फिर हम ऐसा कहें कि एक तरह से विरल जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्र, और अंततः हम चर्चा करें तो अति न्यून या न्यून जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्रों के रूप में पूरे विश्व के अंदर जनसंख्या का वितरण और फैलाव हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा जो आज का वीडियो था बच्चों यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।